कभी कभी ना अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉब्लम के रूप में आती है और हम उनको प्रॉब्लम समझ के ही गलती कर देते हैं। अगर हम उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लें तो काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तो इस वीडियो में देखेंगे मेरी स्टोरी, कैसे मैं एक जावा डेवलपर से साइबर सिक्योरिटी में आया। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे, कैसा मेरा अभी तक का सफ़र रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा ये, और एक थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि कैसे आप भी ट्रांजिशन कर सकते हैं एक डिफरेंट एरिया से साइबर सिक्योरिटी में। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं जनवरी 2017 की। मेरी हुई थी कैंपस प्लेसमेंट और MCA का फाइनल सेम था। तो फाइनल सेम में MCA में इंटर्नशिप करनी होती है 6 मंथ्स की, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो उस इंटर्नशिप में जो मेरी प्लेसमेंट हुई थी वो पहले 6 मंथ्स मेरे को इंटर्नशिप करनी थी और फिर वही मुझे जॉब मिलती वहाँ पे अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता तो। कंपनी का नाम था NIT टेक्नोलॉजीज़, जिसका अब नाम है कोफॉर्ज। तो जब पहले 6 मंथ्स की जो इंटर्नशिप थी उसमें जो मेरी ट्रेनिंग हो रही थी वो हुई थी जावा डेवलपमेंट में। ठीक है, अभी तक का कोई साइबर सिक्योरिटी का रोल था ही नहीं। ग्रेजुएशन में मैंने करी थी फिजिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कुछ नहीं साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, पहले फिजिक्स ऑनर्स, फिर MCA के बाद जावा डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी का कोई नाम तक नहीं था। फिर हुआ यूं कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट में भी मुझे एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना था, बट वो सिक्योरिटी के लिए था। वो करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे एक सर थे, उन्होंने पूछा था कि आपका किस में इंटरेस्ट है। प्रोजेक्ट में तो मैं आ चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट में भी डिफरेंट टेस्टिंग थी। एक सिक्योरिटी टेस्टिंग थी, एक ऑटोमेशन थी, एक आपकी परफॉर्मेंस थी। तो उन्होंने पूछा था कि आपका किस में इंटरेस्ट है, तो मैंने सिक्योरिटी टेस्टिंग बोला था। फिर उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, SQL इंजेक्शन ऑल बेसिक क्वेश्चंस थे। मैंने उनका आंसर कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता था उसके बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत पता था। इंटरेस्ट तो होता ही है ना सबका हैकिंग में। फिर हुआ यूं कि मैंने वो फ्रेमवर्क डिज़ाइन करा और उसमें ऐसा था कि मतलब एक्सेल वगैरह से भी डेटा फैच करना था। अपाचे POI लाइब्रेरी थी, आप सब जानते हैं जो डेवलपर हैं। तो ऐसा कुछ एक रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क मैंने बनाया था पूरा, और वो एक अच्छा फ्रेमवर्क था। तो मैं कोडिंग ठीक ठाक कर लेता था। तो हुआ ये कि एक प्रॉब्लम आई। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि एक जो सर थे वो कंप्लीटली हैंडल कर रहे थे पूरे प्रोजेक्ट को, और वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करते थे, कस्टमर से भी हैंडल करते थे। जिन प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आती थी वो उन सर के पास आते थे, बिकॉज ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और वो अपनी क्राफ्ट में, अपनी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे। मतलब सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी बहुत बहुत अच्छे थे। तो वो थे रेजिग्नेशन पीरियड पे। मुझे ये बात पता नहीं थी, मैं उनके अंडर काम कर रहा था। तो जब वो गए तो एक गैप बना ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। उसके बाद एक और सर को लाया गया, वो भी रेजिग्नेशन पीरियड पे थे। तो जब वो रेजिग्नेशन पीरियड पे थे, 1 मंथ था मेरे पास, तो 1 मंथ में मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे, बहुत दिमाग खाया मैंने उनका। तो हुआ यूं कि जब वो भी जा रहे थे तो जो RFPs होती हैं, देखो RFP मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मैं थोड़ा बहुत आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके काम आ सकता है ये। होता क्या है कि हम कस्टमर को ना भेजते हैं कि हमारी ये कैपेबिलिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हम ये कर सकते हैं, इतने पैसे लेंगे, मतलब प्राइसिंग, और इतना एस्टिमेशन, इतने डे का हमारा काम रहेगा। तो ऐसे RFPs भेजते हैं। तो जो सर, दोनों सर थे वो जो जा चुके थे एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से, या कुछ ही दिन बचे थे, 2-3 दिन बचे थे, उन्होंने जो RFP भेजी थी वो एक्सेप्ट हो चुकी थी। अब जब एक्सेप्ट हो चुकी थी तो काम स्टार्ट करना होता है, और उनके पास 2-3 दिन थे और काम था अराउंड 2-3 हफ्ते का। तो कौन करेगा? तो जो सर्स थे, जो मैनेजर्स थे, उनको या तो एक बंदा हायर करना था जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई कॉस्ट रिसोर्स होते हैं, राइट, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस होता है उस पोजीशन के लिए, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15+ एक्सपीरियंस, ठीक है। या फिर मुझे थोड़े दिन तक इन्वॉल्व रखते और फिर वो बंदा लेके आते, तब तक वो बंदा ढूंढ लेते। बंदा मीन्स उस पोजीशन को फिल करने के लिए कोई रिसोर्स, राइट, और तब तक मैं उसको शुरू कर देता, कुछ ना कुछ उसमें प्रोग्रेस मेक कर देता। मैं काफ़ी हद तक क्वेश्चंस पूछ के थोड़ा बहुत सीख चुका था, और अपना टाइम मैंने बहुत ज़्यादा उसमें लगाया साइबर सिक्योरिटी में, फिर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। मैं साइबर सिक्योरिटी की मूवीज़ देखता था अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, और मैंने यूडेमी कोर्सेज करे थे,
ठीक है, मैंने यूट्यूब से सीखा था, जहाँ से ज्ञान मिला ना सब मैंने करा। मैट वॉकर की एक टेस्टिंग गाइड है जो CEH के लिए लोग करते हैं। CEH का मेरे को पता भी नहीं था कि करना है या नहीं करना, बट मैंने वो भी पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ज्ञान इकट्ठा कर रहा था मैं उस टाइम पे। और हुआ ये कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई। वैसे प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का P भी नहीं पता था। बेसिक साइबर सिक्योरिटी के मैंने सीख लेते, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का P भी नहीं पता था। तो हुआ ये कि एक प्रॉब्लम आई। सर ने कहा कि अनुज ट्राई करो, जितना होता है उतना, तब तक हम रिसोर्स ढूंढते हैं। मैंने कहा ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ अपनी पूरी। मैंने पूरी कोशिश करी, मैं सीखता रहा और गलतियाँ भी करता रहा, बट सीखता रहा। इश्यूज़ कैसे ढूंढते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन थी पहली, वेब भी नहीं थी और वो थी iOS एप्लीकेशन, एंड दैट टू बैंकिंग डोमेन। तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट होगा। मतलब सोच के इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। पर मैंने उस प्रॉब्लम में ना अपॉर्चुनिटी को ढूंढा। मैंने कहा अगर मैंने इस एप्लीकेशन को अच्छे से टेस्ट करके उसमें इश्यूज निकाल दिए तो मेरा करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है। यही वो एक अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हुआ ये कि मैंने उसमें काफ़ी सारे इश्यूज निकाल दिए और जो मेरा जो कम्युनिकेशन था वो भी काफ़ी अच्छा रहा मैनेजर्स के साथ, टीम के साथ। फिर धीरे धीरे रिसोर्स तो मिला नहीं था तब तक। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था कि हाँ ये बंदा बहुत जल्दी सीखता है एंड इसमें कैपेबिलिटी भी है। ऑल्दो जो पोजीशन डिमांड करती थी वो करती थी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा, राइट, बट कंपनी को भी तो फ़ायदा था क्योंकि मैं एक लो कॉस्ट रिसोर्स था। और अगर कंपनी जो बंदा हायर करती, जो रिसोर्स हायर करती, वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट रिसोर्स होता क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, राइट। तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आने लगे, धीरे धीरे मैं प्रोजेक्ट्स में इश्यूज ढूंढने लगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती गई। जैसे कई बार ऐसा होता था कि मैं कोई इश्यूज निकालता था वल्नरेबिलिटी, बट वो होता था कि मैनेजर को कहता था कि नहीं ये तो एक इशू नहीं है, इसकी सिवियरिटी आपने इतनी क्यों दे दी, हाई आप कैसे कह सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए, पर मैंने क्या करा, एक ओपन माइंड से, क्या ठीक है अगर ये कह रहे हैं कि इन्हें चैलेंज लग रहा है तो मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा समझाएंगे, अगर नहीं समझते मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मेरा काम है ये। मैंने उसको अपना काम मान लिया था कि यार मैंने इशू निकाला है, मैं उसमें 100% श्योर हूँ कि ये इशू है और उसकी सिवियरिटी ये होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इम्पैक्ट और एक्सप्लॉइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर कोई ये कह रहा है कि या तो ये इशू हम फिक्स नहीं कर सकते, जैसे jQuery का इशू है, वो कह रहा है कि हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे एप्लीकेशन का 90% कोड चेंज हो जाएगा, राइट। ऐसी प्रॉब्लम आई मेरे साथ, ठीक है, लेकिन मैंने उसको अच्छे से मैंने कहा अगर आप ये फिक्स नहीं करोगे तो ये इम्पैक्ट हो सकता है इसका, फिर या तो आप इसको रिस्क को एक्सेप्ट करो या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो लेकिन फिर कुछ जो भी दिक्कत होगी रिस्क हमारा नहीं है, ठीक है, आपको रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको साइन करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरे काम करे और सबसे बढ़िया बात थी जो मेरे मैनेजर थे ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे। अब तो मैं कंपनी स्विच कर चुका हूँ बट अभी भी मैं टच में हूँ एंड बहुत अच्छे। अगर आपके मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं ना तो आपकी ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। मैं बहुत अच्छे एक प्रोजेक्ट में था, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में था, ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, ऑफिस की, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ऐसे सबसे पहले फिज़िक्स ऑनर्स, फिर MCA में कॉलेज प्लेसमेंट से जावा डेवलपर में मैं फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर रहा था। उसके बाद जिनके अंडर कर रहा था वो रिज़ाइन पे थे, रेजिग्नेशन पे थे, फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको खुले हाथों से एक्सेप्ट करा और प्रॉब्लम थी बट अपॉर्चुनिटी की तरह एक्सेप्ट करा और फिर उसमें मेहनत करता गया। फिर उसके बाद तो मैनेजर वगैरह बहुत सपोर्ट करने लगे मुझे एंड पूरी टीम मुझे सपोर्ट करने लगी क्योंकि उन्हें पता था अच्छा फीडबैक आ रहा था, पैसे भी बच रहे थे। तो फिर जो मैं कहता था कि मुझे सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन करना है तो बिल्कुल अलाउ कर देते थे। कई बार ऐसा होता था कि मुझे काम करना है, जैसे मैं सुबह जाता था तो सुबह का 1-1.5 घंटा मैं ट्रेनिंग करता था कि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। मैनेजर कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़का, इसमें कुछ तो बात है एंड इसको सपोर्ट करो एंड ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। फिर धीरे धीरे कई साल बीतते गए, फिर मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी मिली, ठीक है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, एक अपॉर्चुनिटी स्पेन में मिली। तो सिर्फ वो एक डिसीजन से एंड मेहनत से, ऑफ कोर्स
अगर मैं वो डिसीजन ऐसे ले लेता कि नहीं सर, मैं तो एक डेवलपर हूँ, मेरी ट्रेनिंग तो डेवलपमेंट में हुई है, जावा डेवलपमेंट में ही हुई है, मुझे तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती ही नहीं है, मुझे तो साइबर सिक्योरिटी को कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा ये सर, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है साइबर सिक्योरिटी में, ऐसी बात नहीं है। मैं रात भर भी पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि काम कम था, बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था। तो वो डिसीजन मेरा एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। अब आने वाला टाइम मुझे पता है कि साइबर सिक्योरिटी का एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मैं अपनी स्किल्स भी ग्रो कर रहा हूँ साथ साथ। आप सब जानते हो कि मैं OSCP की तैयारी कर रहा हूँ, OSCP भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं इस साल के एंड तक। तो ये थी मेरी स्टोरी, ठीक है। मैंने सोचा कि लोग पूछते हैं कि आप कैसे डेवलपमेंट में आए, डेवलपमेंट से साइबर सिक्योरिटी में आए, तो ऐसे ही आप भी आ सकते हो। आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आपको एरिया स्विच करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट किस में है साइबर सिक्योरिटी के स्पेसिफिक एरिया में। क्या वो वेब एप्लीकेशन है, क्या वो नेटवर्क है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो क्लाउड है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स पढ़ना शुरू करोगे और धीरे धीरे आप कोशिश करोगे कि वेब एप्लीकेशन पढ़ोगे, ठीक है, नेटवर्क पढ़ोगे। अगर आपको लिनक्स से प्यार है, नेटवर्किंग से प्यार है, नेटवर्किंग मतलब कि आप nmap जैसी यूटिलिटी बहुत पसंद है, क्या nmap कैसे काम करता है, ठीक है, नेटवर्क पैकेट्स कैसे जाते हैं, स्निफिंग कैसे होती है, तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी में आओ। अगर आपको वेब एप्लीकेशन पसंद है, अगर आप एक डेवलपर हो, तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाओ। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। प्रॉब्लम लगे कोई दिक्कत नहीं है, खुले हाथों एक्सेप्ट करो अपॉर्चुनिटी को, उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को ढूंढो और सबके सब ऐसे ही सक्सेसफुल हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में ऐसी कुछ बात करेंगे, अच्छा लगता ना ऐसे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।